हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ लिपिड कि आखिर हम जितने भी टाइप के लिपिड्स को अपनी डाइट में लेते हैं, आखिर हमारी बॉडी में उसका डाइजेशन कैसे होता है। नाउ सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो लिपिड्स या फैट्स हम अपनी डाइट में लेते हैं वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो लिपिड आप अपनी डाइट में लेते हो, 90% ऑफ दैट लिपिड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। यानी कि 90% आप जो लिपिड अपनी डाइट में लेते हो वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में लेते हो। रिमेनिंग जो आपका 10% है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर या फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में लेते हो। तो जो भी फैट और लिपिड आप अपनी डाइट में लेते हो वो केवल तीन फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकती है। मोस्ट कॉमनली ट्राइग्लिसराइड एंड लेस कॉमनली कोलेस्ट्रॉल एस्टर एंड फॉस्फोलिपिड्स। ये सारे के सारे आप एक पॉलीमर की फॉर्म में लेते हो। इन्हें पॉलीमर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ट्राइग्लिसराइड हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल एस्टर हो या आपका फॉस्फोलिपिड हो, इन सारे के सारे लिपिड्स को बनाने के लिए स्मॉलर यूनिट की ज़रूरत होती है जो साथ में मिलकर इन पॉलीमर्स को बनाने में हेल्प करते हैं। अब डाइजेशन के दौरान होता क्या है, हम सभी जानते हैं डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर पॉलीमर से मोनोमर बनाए जाते हैं। तो जब भी आपकी बॉडी में इन तीनों लिपिड्स का डाइजेशन होगा तो उस डाइजेशन के दौरान कौन से पॉलीमर से कौन सा मोनोमर बनेगा, हम सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी इन तीनों लिपिड्स का हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है तो उस डाइजेशन के लिए आपको H2O की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए लिपिड के डाइजेशन को आप लिपिड का हाइड्रोलिसिस भी कहते हो, क्योंकि लिपिड हमेशा जब भी लिसिस होने लगता है यानी कि ब्रेक डाउन होने लगता है तो वो वाटर की प्रेजेंस में होता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड। तो आपकी बॉडी में जब भी ये लिपिड टूटेगा तो वो वाटर की प्रेजेंस में टूटना स्टार्ट करेगा। जब भी आपकी बॉडी में कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किसी सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है वो आपकी बॉडी की कैटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। इसीलिए लिपिड्स का आपकी बॉडी में डाइजेशन होना, हाइड्रोलिसिस होना एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। जब भी ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन होगा तो इस पॉलीमर के डाइजेशन के बाद बनेगा फैटी एसिड प्लस मोनो एसाइल ग्लिसरोल। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल एस्टर का जब आपकी बॉडी में कैटाबॉलिज्म के थ्रू डाइजेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो बनेगा कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड। और फॉस्फोलिपिड के डाइजेशन के बाद इस पॉलीमर से जो मोनोमर बनता है दैट इज ग्लिसरोल प्लस फ्री फैटी एसिड। तो इन पॉलीमर के डाइजेशन और कैटाबॉलिज्म का अल्टीमेट रिजल्ट जो मोनोमर होते हैं वो आप समझ चुके हो। अब ये समझना स्टार्ट करते हैं कि बॉडी के किस किस पार्ट पर कौन कौन से लिपिड का डाइजेशन होता है और कौन से एंजाइम उस डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। इमेजिन आपने कोई लिपिड या फैट रिच डाइट ली है, तो ये फैट जैसे ही आप अपनी ओरल कैविटी पे रखते हो तो अगर आपको याद होगा आपने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। इन द सेम वे फैट्स का डाइजेशन भी माउथ से ही स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। भले ही यहाँ पर पूरा डाइजेशन इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तक इस फूड को अपने माउथ में नहीं रखते हो, आप तुरंत इसे क्या कर देते हो, इनगल्फ कर लेते हो, जिस वजह से कंप्लीट डाइजेशन तो यहाँ पर लिपिड का नहीं हो सकता। लेकिन 90% में से 10% ऑफ लिपिड्स का डाइजेशन यहाँ पर होता है। स्पेसिफिकली ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्योंकि आपकी डाइट में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो लिपिड होता है दैट इज ट्राइग्लिसराइड। अब आपने जो लिपिड रिच डाइट ली है उसमें सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड है। तो जैसे ही आप उस लिपिड रिच सोर्स को अपने माउथ में रखोगे, आपके माउथ में जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट सिलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, स्पेसिफिकली वॉन एबनर्स ग्लैंड, ये ग्लैंड रिलीज करती है एक एंजाइम को दैट इज नोन एज लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज के नाम से ही पता चलता है कि एक लाइपेज है, लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम है। ये आपकी सलाइवा के साथ मिक्स होकर जब आपकी ओरल कैविटी में एंटर करता है
सो एज यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड। इस ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट एस्टर बॉन्ड को ये तोड़ना स्टार्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर आपको याद हो ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको सिखाया था। जब भी ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बनता है तो 3 फैटी एसिड आपके एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से जुड़ना स्टार्ट करते हैं। तो इनके जुड़ने के दौरान एक H2O का मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा होता है। ट्राइग्लिसराइड में क्योंकि 3 अलग अलग फैटी एसिड जुड़ रहे हैं, इसीलिए यहां पर 3 बार H2O इवॉल्व हुआ होगा। अब अगर आपको ये बॉन्ड तोड़ने हैं, अल्टीमेटली इस ट्राइग्लिसराइड को तोड़ना है, तो आपको दोबारा से H2O को यहां पर इन्वॉल्व करना होगा। देखिए, जब एस्टर बॉन्ड बन रहा था तो H2O इवॉल्व हो रही थी। अब एस्टर बॉन्ड को तोड़ना है तो लिंगुअल लाइपेज उसी H2O का यूज करके इन एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा और दोबारा से इन स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर देगा। जब भी लिपिड रिच सोर्स को आप अपनी ओरल कैविटी में रखते हो तो ओरल कैविटी में वॉन एपनर्स ग्लैंड स्टार्ट करने लगती है रिलीजिंग लिंगुअल लाइपेज अलोंग विद सलाइवा। और जब ये लिंगुअल लाइपेज और सलाइवा आपके उस फूड के साथ मिक्स होने लगता है तो आप इसे बोलस कह देते हो। अब आपका लिंगुअल लाइपेज H2O का यूज करके इस ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट पहले और तीसरे एस्टर बॉन्ड को तोड़ देती है। अल्टीमेटली इसके रिजल्टेंट आपको एक मोनोएसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मिलता है और 2 फ्री फैटी एसिड यहां से आपको मिल जाते हैं। तो याद रखना है कि आप जो लिपिड रिच सोर्स खा रहे हो उसमें 90% तो ट्राइग्लिसराइड ही है और लिंगुअल लाइपेज भी एक्ट करता है सिर्फ ट्राइग्लिसराइड पर। लेकिन क्योंकि ये माउथ में बहुत कम टाइम तक रहता है और इस लिंगुअल लाइपेज की इतनी एफिनिटी नहीं है कि ये सारे के सारे लिपिड को डाइजेस्ट कर सके, इस वजह से माउथ में या ओरल कैविटी में केवल और केवल 10% ट्राइग्लिसराइड का ही डाइजेशन हो पाता है। रिमेनिंग 80% ट्राइग्लिसराइड को अब भेज दिया जाता है स्टमक में। नाउ स्टमक में आपकी चीफ सेल्स पाई जाती हैं जो पेप्सिनोजन को भी रिलीज करती हैं। ये चीफ सेल्स लिपिड के डाइजेशन के लिए जिस एंजाइम को रिलीज करती हैं उसे आप कहते हो गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज भी लिंगुअल लाइपेज की तरह ही काम करता है, यानी कि इसका काम भी होता है ट्राइग्लिसराइड का ब्रेक डाउन करना। लेकिन स्टमक में भी ट्राइग्लिसराइड का कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। यहाँ पर 10 to 20% और ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन हो सकता है। ज्यादा डाइजेशन इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि स्टमक के अंदर जो सरफेस एरिया है वो इतना ज्यादा नहीं है कि आपका ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है अपनी एक्टिविटी को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाए। दैट इज वाई ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक में रिलीज होता है, जैसे ही ओरल कैविटी से आपका बचा हुआ 80% ट्राइग्लिसराइड स्टमक में पहुंचता है, चीफ सेल गैस्ट्रिक लाइपेज को रिलीज कर देती है। ये गैस्ट्रिक लाइपेज उस 80% ऑफ ट्राइग्लिसराइड में से 20% ट्राइग्लिसराइड को सेम मैकेनिज्म से तोड़ता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर में फर्स्ट और थर्ड एस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मोनोएसाइल ग्लिसरॉल और 2 फ्री फैटी एसिड रिलीज हो जाते हैं। अब जैसे ही आपका ये जो फूड स्टमक में आता है तो स्टमक के एसिड के साथ मिक्स होने के बाद इसे आप क्या देते हो, एसिडिक काइम। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल एस्टर का डाइजेशन मैंने माउथ और स्टमक में क्यों नहीं समझाया? क्योंकि अगर आप कोलेस्ट्रॉल एस्टर या फॉस्फोलिपिड को अपनी डाइट में ले भी लो तो उनके डाइजेशन के लिए ओरल कैविटी और स्टमक दोनों के पास कोई भी एंजाइम नहीं है। इनके डाइजेशन के लिए जो एंजाइम है वो आपके ड्यूडेनम में आपको देखने के लिए मिलता है। नाउ अब ये जो फूड है जो आपके स्टमक में आफ्टर गैस्ट्रिक लाइपेज एक्टिविटी के बाद बचा है, यानी कि रिमेनिंग 60% ऑफ द ट्राइग्लिसराइड एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल एस्टर एंड फॉस्फोलिपिड, इसे भेज दिया जाता है इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जिसे आप कहते हो ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में ये फूड जो बचा कुचा लिपिड है ये आपके एसिडिक काइम के साथ एंटर करता है इनसाइड द ड्यूडेनम। अगर आपको याद हो हमने पैंक्रियास के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि ड्यूडेनम ऐसा सी शेप स्ट्रक्चर होता है जहां पर पैंक्रियास और आपके लिवर की डक्ट आपस में मिलकर ओपन हो रही होती है, यानी कि ड्यूडेनम वो जंक्शन पॉइंट है जहां पर पैंक्रिएटिक एज वेल एज हिपैटिक डक्ट्स आपस में ओपन हो रही होती हैं। जैसा कि हमने वहां पर भी पढ़ा था कि लिवर का काम होता है अल्टीमेटली बाइल बनाना, जिसे वो गॉल ब्लैडर में स्टोर और कंसंट्रेट करने के लिए छोड़ देता है। आफ्टर सम टाइम जब भी आपके ड्यूडेनम में गॉल ब्लैडर से इस बाइल की रिक्वायरमेंट होगी तो ये गॉल ब्लैडर यहाँ से इस बाइल को रिलीज करने के बाद आपकी पैंक्रिएटिक डक्ट से मिलने के बाद
पैंक्रिएटो मेजर पैंक्रिएटो हिपैटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में इस बाइल को रिलीज कर देता है। नाउ अब बाइल की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आपका रिमेनिंग ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर या फॉस्फोलिपिड आपके इंटेस्टाइन में पहुंचा है, इसका डाइजेशन अकेला पैंक्रिएटिक लाइपेज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बाइल एक इमल्सिफिकेशन एजेंट की तरह काम करेगा। नाउ हमने पढ़ा था कि जो 60% ऑफ ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर और फॉस्फोलिपिड आपकी इंटेस्टाइन में आए हैं विद एसिडिक काइम, अब वो क्योंकि इंटेस्टाइन में पहुंच चुके हैं तो आप उस काइम को कहते हो इंटेस्टिनल काइम। दिस इज इंटेस्टिनल काइम। इंटेस्टिनल काइम का मोस्ट ऑफ द कंटेंट वाटर से मिलकर बना होता है। अब हम सभी जानते हैं कि ये तीनों सब्सटेंस लिपिड हैं, यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक नेचर वो साथ में मिलकर एग्रीगेट होने लगते हैं और एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल बना देते हैं। अब ये फैट ग्लोब्यूल इस इंटेस्टिनल काइम में मिक्स नहीं हो सकता, डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाटर से डरता है। तो ड्यूडेनम में पहुंचते ही इस इंटेस्टिनल काइम पर आपके पैंक्रिएटिक सिक्रीशन भी देखने के लिए मिलते हैं। पैंक्रियाज यहाँ पर बाइल और पैंक्रिएटिक लाइपेज को सिक्रीट करता है। पैंक्रिएटिक लाइपेज के थ्रू इस ट्राइग्लिसराइड का वो डाइजेशन करवाना चाहता है, लेकिन पैंक्रिएटिक लाइपेज भी एक H2O से रिच सब्सटेंस है। अगर वो आपके इस इंटेस्टिनल काइम में आ भी जाता है तो वो इसका डाइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके हाइड्रोफोबिक नेचर है। इन पर हाइड्रोफिलिक वाले मॉलिक्यूल की एक्टिविटी नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर बाइल जैसे इमल्सिफिकेशन एजेंट की जरूरत पड़ती है। बाइल इमल्सिफिकेशन एजेंट की तरह कैसे काम करता है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मोस्ट कॉमनली जब भी आप एक ऐसा फूड खाते हो जिसमें बहुत ज़्यादा लिपिड का कंटेंट हो और आप उस यूटेंसिल को वॉश करना स्टार्ट करो जिसमें आपने वो लिपिड रिच फूड खाया था, तो जब भी आप उसे वाटर से क्लीन करने की कोशिश करोगे तो वो कंप्लीटली क्लीन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ग्रीस रह जाती है, क्योंकि उसमें जो लिपिड प्रेजेंट है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, वाटर से डरता है। तो अल्टीमेटली आप उसे डिश वॉशर से धोना स्टार्ट करते हो। डिश वॉशर का काम होता है उस डिश पर लगे हुए उस लिपिड के मॉलिक्यूल को वाटर के साथ अल्टीमेटली डिसॉल्व करना। तो यानी कि डिश वॉशर एक इमल्सिफिकेशन एजेंट की तरह काम करता है, जो कि लिपिड को वाटर के साथ डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। इन द सेम वे बाइल भी एक इमल्सिफिकेशन एजेंट की तरह काम करता है। आइए समझते हैं कैसे। मोस्ट कॉमनली जब भी आपका ड्यूडेनम में ये फूड पहुंच जाता है तो इस फैट ग्लोब्यूल के डिसॉल्विंग के लिए, इस फैट ग्लोब्यूल को इस इंटेस्टिनल काइम में डिसॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ ड्यूडेनम में जो बाइल रिलीज हुआ है, इस बाइल के अंदर प्रेजेंट होता है एक मॉलिक्यूल जिसे आप कहते हो लेसिथिन, जिसे आपने फॉस्फोलिपिड में भी पढ़ा था। ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, यानी कि इसका एक एंड जो आपको नेगेटिव मार्किंग से दिख रहा होगा वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि एक एंड जो पॉजिटिव दिख रहा होगा वो हाइड्रोफोबिक होता है। यानी कि एक एंड ऐसा है जो वाटर से डरता है और एक एंड ऐसा है जो वाटर से प्यार करता है। तो ये लेसिथिन सबसे पहले इस फैट ग्लोब्यूल को चारों तरफ से कवर कर देता है। अपने हाइड्रोफोबिक पोर्शन के साथ ये पॉजिटिव वाले पार्ट को अंदर रखेगा और अपने हाइड्रोफिलिक वाले पोर्शन को ये बाहर की ओर सराउंड करेगा, क्योंकि बाहर की ओर आपका इंटेस्टिनल काइम है और अंदर की ओर आपका ऐसा पार्ट है जो केवल और केवल लिपिड से प्यार करता है। इसीलिए लेसिथिन का वो पार्ट जो लिपिड जैसा है, हाइड्रोफोबिक है, वो लिपिड को सराउंड करेगा, और लेसिथिन का वो पार्ट जो वाटर से प्यार करता है वो वाटर की तरफ अपना फेस करेगा। अल्टीमेटली आप देख सकते हो इस फैट ग्लोब्यूल के अराउंड लेसिथिन ने कंप्लीटली एक कवरिंग बना दी है, जिसकी वजह से अब ये फैट ग्लोब्यूल इस इंटेस्टिनल काइम में डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है और स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल बना देता है, जिसे आप मिसेल कहते हो। लेकिन अब भी इसके डाइजेशन के लिए पैंक्रिएटिक लाइपेज इस पर एक्ट नहीं कर सकता। अब पैंक्रिएटिक लाइपेज की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बाइल के सेकेंडरी कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज बाइल सॉल्ट। अब बाइल सॉल्ट आपके दो मेन टाइप के होते हैं, कोलिक एसिड और चीनो डिऑक्सीकोलिक एसिड। ये दोनों के दोनों कोलेस्ट्रॉल से बनाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल भी लेसिथिन या आप कह सकते हो फॉस्फोलिपिड की तरह एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं, यानी कि इनके पास भी एक हाइड्रोफिलिक साइट होती है और एक हाइड्रोफोबिक साइट होती है। इनकी इस हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एफिनिटी को इंक्रीज करने के लिए टॉरिन और ग्लाइसिन नाम के सब्सटेंस भी इनकी हेल्प करते हैं। अब बाइल सॉल्ट के पास भी एक हाइड्रोफिलिक साइट है और एक हाइड्रोफोबिक साइट है। तो बाइल सॉल्ट भी इन स्मॉल मिसेल्स के अराउंड क्या बनाते हैं, कवरिंग बनाने लगते हैं। बाहर की ओर वो अपना
हाइड्रोफिलिक साइट रखते हैं और अंदर की ओर हाइड्रोफोबिक साइट रखते हैं। इन बाइल सॉल्ट की कवरिंग की वजह से फायदा क्या होता है कि आपके पैंक्रियास से कोलाइपेज रिलीज होता है, जो कोलाइपेज सिर्फ और सिर्फ इन बाइल सॉल्ट से बाइंड हो सकता है। एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपके छोटे छोटे मिसेल्स हैं जिनके बाहर फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड के बाहर बाइल सॉल्ट की कोटिंग हो चुकी है। अब इस बाइल सॉल्ट से कोलाइपेज आकर बाइंड हो सकता है। इस कोलाइपेज का काम होता है, जैसे ही ये बाइल सॉल्ट से जाकर बाइंड होगा, अब पैंक्रिएटिक लाइपेज इस कोलाइपेज की प्रेजेंस में इस मिसेल का डाइजेशन स्टार्ट कर सकता है। अब आपका पैंक्रिएटिक लाइपेज कैसे इस पर एक्टिविटी शो करेगा इसे समझते हैं। एज यू कैन सी, दिस इज द मिसेल जिसके बाहर लेसिथिन और बाइल सॉल्ट की कोटिंग हो रखी है। बाइल सॉल्ट के बाहर आपका कोलाइपेज चिपका हुआ है, जहां पर आकर अब आपका पैंक्रिएटिक लाइपेज अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है। पैंक्रिएटिक लाइपेज भी आपके गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंक्वल लाइपेज की तरह काम करता है। ये केवल और केवल रिमेनिंग 60% ट्राइग्लिसराइड को तोड़ देता है इनटू मोनो एसाइल ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर और फॉस्फोलिपिड का डाइजेशन कैसे होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपका पैंक्रियाज इन दोनों के डाइजेशन के लिए भी स्मॉल अमाउंट में कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को रिलीज करता है। जैसे कि फॉस्फोलिपिड के डाइजेशन के लिए पैंक्रियाज रिलीज करता है फॉस्फोलाइपेजेस A2 को। अब आखिर फॉस्फोलाइपेजेस A2 इस मिसेल के अंदर प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड को कैसे डाइजेस्ट करता है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। इस फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट एस्टर बॉन्ड्स को भी ये फॉस्फोलाइपेजेस A2 तोड़ना स्टार्ट करता है। अल्टीमेटली इस पॉलीमर से भी प्रोड्यूस होते हैं ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड के मॉलिक्यूल। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल एस्टर के डाइजेशन के लिए पैंक्रियाज रिलीज करता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेजेस को। नाम से ही पता चलता है कि ये एंजाइम वाटर की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल एस्टर को तोड़ता होगा। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर। और कोलेस्ट्रॉल एस्टर में जो एक एस्टर बॉन्ड बना है वो एक फैटी एसिड के जुड़ने से बनता है। अब कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज इस एस्टर बॉन्ड को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल एस्टर कन्वर्ट हो जाता है इनटू कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड में। अल्टीमेटली जितने भी मोनोमर्स इन पॉलीमर के डाइजेशन से मिलकर बने हैं वो इसी वेसिकल के अंदर पैक हो जाते हैं। नाउ अब जो आपके स्मॉल मोनोमर इस मिसेल के अंदर पैक हुए हैं, इनके बाहर सेम कोटिंग है लेसिथिन और बाइल सॉल्ट की। इंटेस्टाइन में जहां पर ये कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, वहां पर कई बार आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी पाए जाते हैं, लाइक विटामिन A, D, E, K। हमने लिपिड्स के फंक्शन में भी पढ़ा था कि आपके जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन में भी लिपिड मदद करता है। तो ये मिसेल भी तो लिपिड का ही है। अब क्योंकि ये सारे के सारे विटामिन्स लिपिड से प्यार करते हैं, तो इन्हें एब्जॉर्ब होने के लिए भी लिपिड्स के साथ ही जुड़ना होगा। इसलिए ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी इस लिपिड वाले इस मिसेल के अंदर ही पैक हो जाते हैं। अब इस मिसेल का एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट क्योंकि अब बाइल सॉल्ट की ड्यूटी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपके इस बाइल सॉल्ट में से 94% ऑफ बाइल सॉल्ट को दोबारा से रिसाइकिल कर दिया जाता है और लिवर में स्टोर कर दिया जाता है थ्रू एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। यानी कि एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, हिपैटिक का मतलब होता है लिवर। ऐसा सर्कुलेशन जो लिवर और इंटेस्टाइन को जोड़ता हो, उस सर्कुलेशन के थ्रू आपकी इंटेस्टाइन से लिवर के पास वापस बाइल सॉल्ट को 94% रिसाइकिल कर दिया जाता है ताकि इसे दोबारा से रीयूज किया जा सके। अब पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इस मिसेल का आपकी इंटेस्टाइन की एंटेरोसाइट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इस मिसेल के अंदर जो जो कंपोनेंट है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, विटामिन A, D, E, K, free fatty acid and monoacyl glycerol, these are the monomers which are produced as a result of digestion of lipid polymers. नाउ इन सारे के सारे मोनोमर्स को भेज दिया जाता है एंटेरोसाइट के अंदर प्रेजेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सारे के सारे मोनोमर्स के मॉडिफिकेशन के बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने लगता है। यानी कि आपने जो मोनोमर बनाए थे, SER उन्हें दोबारा से पॉलीमर में कन्वर्ट कर रहा है।
आपके जो कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड अलग हुए थे उन दोनों को जोड़कर ये दोबारा से कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना देता है। कुछ को कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में ही रहने देता है। विटामिन्स तो विटामिन की नॉर्मल स्टेट में ही रहते हैं, लेकिन जो आपके मोनो एसाइल ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड अलग हुए थे वो दोबारा से ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं और दोबारा से फॉस्फोलिपिड भी बना देते हैं। यानी कि एसईआर का काम होता है एंटेरोसाइट के अंदर जो की मोनोमर्स की एंट्री हुई है इन मोनोमर्स को अगेन पॉलीमर में कन्वर्ट करना, और अब इस पॉलीमर को पैकेजिंग के लिए एसईआर आरईआर के पास भेज देता है। आरईआर इनकी पैकेजिंग के दौरान इनके सरफेस पर एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगा देता है, क्योंकि जब ये आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे तो ब्लड में मोस्ट ऑफ द पार्ट तो लिक्विड होता है, वाटर होता है, और इस वाटर वाले पार्ट से आपके लिपिड के ये जो मॉलिक्यूल हैं ये नफरत करते हैं। तो आपको याद होगा हमने स्टेरॉइड हार्मोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी देखा था कि जब वो किसी ग्लैंड से रिलीज होते हैं तो अपनी स्पेसिफिक साइट तक पहुंचने के लिए उन्हें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इन द सेम वे इन लिपिड की ड्रॉपलेट्स को या इन लिपिड के वेसाइकल को अगर ब्लड में भेजना है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको के साथ एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जो कि आरईआर इसको पैक करने के बाद प्रोवाइड करवाता है। जैसे ही ये मॉडिफाइड प्रोटीन्स आपके आरईआर में एंटर करते हैं, आरईआर मॉडिफिकेशन करके इनको पैक करने लगता है और इनके सरफेस पर एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अटैच कर देता है, दैट इज ApoB48। जैसे ही आरईआर से ये वेसाइकल ApoB48 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाहर रिलीज हो जाता है, नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन इतने बड़े साइज का होता है कि इंटेस्टाइन की स्मॉल कैपिलरीज के थ्रू ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसीलिए इंटेस्टाइन में कुछ लैक्टियल कैपिलरीज होती हैं जिन्हें लिम्फेटिक कैपिलरीज भी कहा जाता है। ये ऐसी लिम्फ वेसल होती हैं जो कि स्पेसिफिकली लिपिड के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो काइलोमाइक्रोन को इन एंटेरोसाइट से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इन लैक्टियल्स में भेज दिया जाता है। अब ये लैक्टियल्स को लैक्टियल नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इनका कलर मिल्क से मिलता है और मिल्क का कलर वाइट होता है। इन द सेम वे लैक्टियल कैपिलरीज का कलर भी वाइट होता है। नाउ ये लैक्टियल कैपिलरीज इन काइलोमाइक्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद थोरेसिक डक्ट में छोड़ देती है और फिर थोरेसिक डक्ट के बाद ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में खुल जाता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना स्टार्ट कर देता है। जब ये काइलोमाइक्रॉन आपकी थोरेसिक डक्ट के बाद आपकी बॉडी की डिफरेंट कैपिलरीज में एंटर करने लगता है, तो अगर ये आपकी किसी स्केलेटल मसल को सप्लाई करने वाली कैपिलरी में एंटर कर जाए तो उस कैपिलरी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, दैट इज लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो कि इस काइलोमाइक्रॉन नाम के लाइपोप्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट करता है। उसके अंदर प्रेजेंट जितना भी फ्री फैटी एसिड होता है उसे स्केलेटल मसल के अंदर भेज देता है एंड दिस फ्री फैटी एसिड एक्टिंग एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द स्केलेटल मसल, क्योंकि इस फ्री फैटी एसिड को तोड़कर आपकी स्केलेटल मसल एटीपी जनरेट करवा सकती है और परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। नाउ अगर ये थोरेसिक डक्ट आपके इस काइलोमाइक्रॉन को बॉडी के एडिपोज टिश्यूज को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल में भेज दे, तो उन ब्लड वेसल के पास भी क्या होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज पाया जाता है, जो कि इस काइलोमाइक्रॉन नाम के लाइपोप्रोटीन को तोड़कर फ्री फैटी एसिड एडिपोज टिश्यूज में स्टोर कर देता है। अब एडिपोज टिश्यूज में ऑलरेडी जो ग्लिसरॉल पाया जाता है उसके साथ ये फ्री फैटी एसिड जुड़कर ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं, तो अल्टीमेटली एडिपोज टिश्यूज में लाइपोजेनेसिस देखने के लिए मिलता है। इट मींस फॉर्मेशन ऑफ लिपिड और यू कैन से ट्राइग्लिसराइड। रिमेनिंग जो भी काइलोमाइक्रॉन बच जाता है उसे लिवर में भेज दिया जाता है, लिवर इसे VLDL की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और नाउ इस VLDL को बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक सप्लाई किया जाता है जहां जहां लिपिड की रिक्वायरमेंट होती है। So this is all about the digestion and absorption of lipid. I hope आपको digestion और absorption बहुत ही अच्छे से समझ आया हो. You can understand the whole mechanism through this master diagram. So that's all for today. See you in the next lecture. Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, biochemistry is the most interesting subject. Thank you so much.